गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आइए, हम लोगों ने पिछला क्लास में कई सारे चैप्टर पर हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 3 का। वो है हमारा चैप्टर नंबर 8, क्या, सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो आइए आज हम उस चैप्टर में बेसिकली आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस करेंगे। हम उसमें लगभग 8 से 9 साइंटिस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो साइंटिस्ट का क्या क्या रोल रहा है, क्योंकि ये चैप्टर एक्चुअल में देखा जाए तो एक बेसिक चैप्टर है जिसे समझे बिना आप पूरी बायोलॉजी नहीं समझ सकते। 38 टोटल चैप्टर हैं 11 12 की बायोलॉजी से। कितने टोटल? 38। उस 38 में ये एक ऐसा इकलौता ऐसा चैप्टर है, कौन सा? सेल वाला, द यूनिट ऑफ लाइफ, जिसे समझे बिना आप 37 चैप्टर नहीं समझ सकते। तो इसीलिए इस चैप्टर को काफ़ी अच्छे से समझना है। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट जो कि अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यहाँ से कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं सब साइंटिस्ट को एक एक करके डिस्कस करूँगा। तो आइए हम देखते हैं इसमें क्या क्या हमें आज देखना है। हम इसमें आज बेसिकली एक हिस्ट्री पार्ट को डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री पार्ट में बहुत सारे साइंटिस्ट को देखेंगे। हम रॉबर्ट हुक के बारे में डिस्कस करेंगे, रॉबर्ट हुक। उनके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारे लेवेनहुक साहब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेवेनहुक साहब के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। रॉबर्ट हुक जो है वो 1665 में इन्होंने सेल का डिस्कवरी किया था, है ना, इन थिन स्लाइस कॉर्क में, है ना। फिर उसके बाद लेवेनहुक साहब की बात करें तो ये पहले ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज देखेंगे। फिर हम श्लाइडेन और श्वेन के बारे में भी बात करेंगे आज। किसके बारे में? श्लाइडेन एंड श्वेन के बारे में बात करेंगे, है ना। उनके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट उनके बारे में भी बात करेंगे। कौन है? रुडोल्फ विर्चो साहब के बारे में बात करेंगे। देखिए सारी चीज़ें आपके एनसीईआरटी में मेंशन है ना। तो ये सारी चीज़ हम आज डिस्कस करेंगे। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताने की कोशिश ये करूँगा इस चीज़ को डिस्कस करने से पहले कि भाई जब मैं आपको पहला चैप्टर पढ़ा रहा था, कौन सा? द लिविंग वर्ल्ड। तो द लिविंग वर्ल्ड में मैंने आपको एक हेडिंग डलवाया था और बोला था कि बच्चों हेडिंग डालो और उसके बाद वहाँ पे लिखो क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूचर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आपने पहला ग्रोथ लिखा था, दूसरा आपने रिप्रोडक्शन लिखा था, तीसरा आपने मेटाबॉलिज्म लिखा था और चौथा आपने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लिखा था। जब मैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आपको पढ़ा रहा था वहीं पर, तो उसमें मैंने सेल के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता रखा है आपको, बहुत सारी चीज़ें याद कीजिए। मैंने बोला था कि दुनिया में जितनी भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलके बना हुआ है। मैंने आपको बोला था कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। लाइफ का अगर कोई यूनिट पूछ ले तो बेसिक यूनिट लाइफ कौन होगा? हमारा सेल होगा। मैंने आपको बोला था हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो सेल से बना होता है। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल का बना होता है जिसे हम यूनिसेलुलर बोलते हैं। कुछ जो होते हैं वो कैसे होते हैं? मल्टी सेल के बने होते हैं, बहुत सारे सेल को, उसको मल्टी सेलुलर बोलते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन भी आपको दिखाया था कि सेम टाइप के, सेम ऑरिजिन वाले, जो कि सेम कॉमन फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, एक साथ एकोमुलेट होते हैं, एक साथ जब प्रेजेंट होते हैं तो टिश्यू का फॉर्म करता है। टिश्यू सिस्टम का, फिर ऑर्गन सिस्टम का, फिर जाकर के एक बॉडी का फॉर्मेशन होता है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए आज हम हेडिंग डालते हैं, वो होगा हमारा चैप्टर 8, कौन सा? सेल, यानी द यूनिट ऑफ लाइफ, यानी द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, आइए क्या होगा हमारा? चैप्टर 8, ठीक है, द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हिस्ट्री वाला पार्ट को। आइए सबसे पहले हम हिस्ट्रिकल पार्ट देख लेते हैं, है ना। कुछ हिस्ट्री, कुछ साइंटिस्ट के बारे में, है ना, वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। तो हिस्ट्री में सबसे पहले हमारे हैं रॉबर्ट हुक। कौन है? रॉबर्ट हुक।
ये साइंटिस्ट 1665 में इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? डिस्कवर सेल इन वेरी थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर हिज माइक्रोस्कोप। तो पहले अगर आपसे बोला जाए कि सेल का जो सबसे पहले डिस्कवरी कौन किया था, तो वो रॉबर्ट हुक साहब हैं। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर। नेक्स्ट इनकी एक बुक भी है, उनका नाम है माइक्रोग्राफिया। क्या नाम है उनका? माइक्रोग्राफिया। ही गेव द टर्म सेलुला, सेलुलर टर्म भी इन्होंने दिया। क्या क्या देख लिया हमने रॉबर्ट हुक के बारे में? इन्होंने क्या किया था? सेल का डिस्कवरी किया था इन वेरी थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। ठीक है, उसके बाद इनकी बुक का नाम भी याद रख सकते हैं, और दूसरा कि सेलुलर टर्म देने वाले भी यही हैं। दूसरे नंबर के साइंटिस्ट हैं हमारे हर्टविंग। हर्टविंग साइंटिस्ट, इन्होंने सेल टर्म दिया था। सेल टर्म किसने दिया? हर्टविंग साइंटिस्ट। और सीपी स्वैनसन जो हैं, ये एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनको मॉडर्न फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। तो साइटोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ सेल। सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। तो मॉडर्न फादर ऑफ साइटोलॉजी अगर किसी पूछा जाए आपसे, तो कौन साइंटिस्ट आ जाएंगे? सीपी स्वैन। नेक्स्ट आइए एंटन वॉन लीवनहुक। ये लीवनहुक के बारे में काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है इनके बारे में। 1883 में इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर किया था। ही वॉज फर्स्ट टू सी लिविंग सेल्स लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, आरबीसी, स्पर्म, इटीसी, है ना। तो लिविंग सेल को फर्स्ट डिस्कवर करने वाले कौन? एंटन लीवनहुक। सेल डिस्कवर करने वाले कौन? रॉबर्ट हुक। क्लियर। और ये तो एयर भी याद रखना है, कई बार तो एयर ही पूछ लिए जाते हैं। और उसके बाद हर्टविंग जो है वो उन्होंने सेल टर्म दिया था। तीन चीज हमने अभी तक देख ली। अब मैं इनके बारे में बोलूं, एंटन लीवनहुक के बारे में, इनको फादर ऑफ माइक्रोस्कोपिक भी कहा जाता है, फादर ऑफ माइक्रोस्कोपिक। उनके बाद आ जाते हैं हमारे पास रॉबर्ट ब्राउन। साइंटिस्ट कौन आ जाते हैं? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन जो है, इन्होंने न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था। याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, कौन सेल का डिस्कवर कर रहे हैं, कौन लिविंग सेल का डिस्कवर कर रहे हैं और कौन न्यूक्लियस का डिस्कवर कर रहे हैं। आपको ये इजी लग रहा है, लेकिन जब यहां से क्वेश्चन बनेगा तो आपसे पूछा जाएगा, तो वहां पर ये तीनों चारों साइंटिस्ट ऑप्शन में दे देंगे, तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया था। इसीलिए बहुत कंसंट्रेशन के साथ ये चीज याद करेंगे आप। ठीक है, तो न्यूक्लियस का डिस्कवर करने वाले कौन? रॉबर्ट ब्राउन। साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी क्या होता है? बोलिए जरा। साइटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हम जब स्टडी करेंगे, सेल ऑर्गेनेल को हम रिकॉग्नाइज करेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी। सेल बायोलॉजी की बात करें तो हम सेल के फंक्शन की भी स्टडी को अगर करें, फंक्शन को भी अगर स्टडी करें, तो वो सेल बायोलॉजी हो जाएगा। जैसे स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उसे हम क्या बोलते हैं? सेल बायोलॉजी। समझ आए? बस थोड़ा सा डिफरेंस है, याद रखिएगा, सेल बायोलॉजी में और साइटोलॉजी में। तो अब आपसे कोई साइटोलॉजी पूछे तो आप बोल देंगे कि भाई सेल स्ट्रक्चर की स्टडी को, या फिर नॉर्मल सा बोलिए सेल की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। समझ में आई बात? व्हाट इज सेल, ये आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं। व्हाट इज सेल क्यों होमवर्क दे रहा हूं? क्योंकि जब मैं आपको पहला चैप्टर पढ़ा रहा था द लिविंग वर्ल्ड, तो वहां पे आपको एक चीज पढ़ाई थी हमने, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन विच इज वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वहां पे मैंने आपको सेल के बारे में बहुत सारी चीजें बताई थी, इसीलिए मैं आपको सेल का होमवर्क दे रहा हूं। हिंट्स दे दीजिए सर। कुछ नहीं, बहुत ईजी है। याद कीजिए, सेल को मैंने बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोला था। याद कीजिए, मैंने बोला था कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कैपेबल होता है अपने लाइफ का इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करने के लिए, हर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। याद कीजिए, मैंने आपको कहा था कुछ सेल जो है वो एक सेल से बना होता है यूनिसेलुलर, कुछ है मल्टी सेलुलर, जैसे हम लोग, है ना, बहुत सारे सेल से बने होते हैं। तो कुछ चीजें हमने वहां बताई थी और बता भी दिया मैंने, तो अब क्या रहा होमवर्क? कुछ भी नहीं रहा। फिर भी आप यहाँ पर 2-3 पॉइंट आप अपने हिसाब से बहुत अच्छा सा अपनी राइटिंग में आप लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 6 नंबर पे, हम आ जाते हैं श्लाइडेन एंड श्वेन। कौन? श्लाइडेन एंड श्वेन साइंटिस्ट के बारे में। मैथियास श्लाइडेन और श्वेन के बारे में मैं आपको बता दूं, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं। ये दोनों ने हमें सेल थ्योरी फॉर्मुलेटेड किया था। सेल थ्योरी बताने वाले कौन है ये? हाँ, बड़े बाद में उस सेट पे सेल थ्योरी में मॉडिफिकेशन हुआ विद द हेल्प ऑफ ये वाले साइंटिस्ट रुडोल्फ विर्चो। वो कैसे, अभी मैं आपको बताऊंगा। श्लाइडेन की बात करूं तो भाई सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन्होंने कब बताया था, इन्होंने कब काम किया था? 1838 में। और श्वेन के बारे में बताऊं तो इन्होंने 1839, मतलब जस्ट 1 साल बाद,
ये श्लाडन साहब जर्मन के थे और ये बोटेनिस्ट थे। व्हाट इज बोटेनी? प्लांट की स्टडी, प्लांट के बारे में जो साइंटिस्ट जिस पर रिसर्च करते हैं प्लांट पर, उनको बोटेनिस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे बोलते हैं ना, क्या कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, ऐसे डॉक्टर जो हार्ट सर्जरी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, हार्ट सर्जरी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, उसको कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो वैसे ही ऐसे साइंटिस्ट थे ये जो प्लांट के ऊपर रिसर्च किया था, उनको क्या बोला गया? बोटेनिस्ट। और ये कहाँ के थे? जर्मनी के। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में इनकी जगह पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। श्लाडेन साहब 1838 में जर्मन बोटेनिस्ट साइंटिस्ट हैं। इन्होंने क्या किया था कि लार्ज नंबर ऑफ प्लांट सेल को एग्जामिन किया था। एग्जामिन अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट सेल। आफ्टर एग्जामिन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट सेल, उन्होंने ऑब्जर्व किया दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। तो हर प्लांट्स क्या हैं? अलग अलग तरह के सेल से बने हुए हैं। जैसे विच फॉर्म द टिश्यूज ऑफ प्लांट किंगडम, जो कि आगे चल के टिश्यूज का फॉर्मेशन करता है। तो ये चीज तो हमें पता है। टिश्यूज क्या होता है भाई? कि एक सिमिलर ऑरिजिन वाले या कॉमन ऑरिजिन वाले जो कि सेम फंक्शन करते हो, वैसे सेल अगर ग्रुप में अरेंज्ड हो सारे के सारे, तो वो टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। ये चीजें हमें इतनी चीज पता है ना। नेक्स्ट, अभी हम कुछ दिन पहले अभी हम ये भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट एक साइंटिस्ट श्वेन के बारे में। ये ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं और इनको जूलॉजिस्ट कहा जाता है। मतलब एनिमल्स के बारे में इन्होंने क्या किया था? रिसर्च किया था एनिमल्स के ऊपर, तो उनको जूलॉजिस्ट कहा जाता है। ये साइंटिस्ट के बारे में बोले, इन्होंने तो प्लांट के बारे में प्लांट के ऊपर स्टडी किया था। इन्होंने स्टडी किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल। इन्होंने एनिमल सेल पर स्टडी किया था और इन्होंने बताया, रिपोर्टेड दैट सेल हैड अ थिन आउटर लेयर। तो अब आपसे पूछा जाए कि भाई सेल मेम्ब्रेन की बात बताइए कि ये किन्होंने ऑब्जर्व किया था, तो इन्होंने साइंटिस्ट हैं श्वेन साहब। कौन है? श्वेन साहब। इन्होंने क्या बोला कि हर सेल के ऊपर उन्होंने एक आउटर लेयर देखा। उन्होंने बोला कि टुडे नोन एज, उन्हीं को ही हम आज बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सीएम और पीएम भी बोलते हैं। पीएम बोले तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सीएम बोले तो सेल मेम्ब्रेन। प्रधान, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर नहीं। ठीक है। अच्छा, ये साइंटिस्ट की एक बात ये थी, इन्होंने एनिमल सेल्स के डिफरेंट सेल पर तो डिस्कवरी किया ही किया, स्टडी किया ही किया। इनके बाद भी ये आए एक प्लांट टिश्यू पर रिसर्च करने, तो इन्होंने स्टडी किया ऑल्सो ऑन प्लांट टिश्यू। जब इन्होंने प्लांट टिश्यू पर डिस्कवर किया तो इन्होंने क्या देखा कि हमने जो एनिमल सेल पर डिस्कवर किया था और प्लांट पर किया, इसमें डिफरेंस इनको दिख गया। वो ये कि एनिमल सेल के पास एक आउटर कवरिंग लेयर नहीं थी जो कि प्लांट सेल में था। प्लांट सेल में क्या था बोलिए जरा? सेल वॉल। और एनिमल सेल में इसको ऐसा नहीं दिखा। तो उन्होंने बोला कि भाई सेल वॉल जो है ये प्लांट का एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। तो वही चीजें ही सेड, presence of cell wall, very very important, presence of cell wall is unique characters of plant cell। समझ में आई बात? अब एक चीज समझिए, दोनों साइंटिस्ट एक प्लांट पर डिस्कवरी कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, और एक एनिमल सेल पर स्टडी कर रहे हैं। दोनों ने मिलकर अपना अपना रिजल्ट निकाला, इन्होंने भी दिया, और दोनों ने मिलकर के एक थ्योरी दिया, एक हाइपोथेसिस दिया। वो देखिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये श्वेन साहब और श्लाडेन साहब, इन्होंने हाइपोथेसिस प्रपोज किया, हाइपोथेसिस दिया। वो कौन सा था? सेल थ्योरी। क्या? सेल थ्योरी। समझ में आई बात? क्या बोला उन्होंने ये बोला कि बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स या प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। इन्होंने ये चीज तो बता दी, बट इन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि नया सेल बनता कैसे है। डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल वर फॉर्म्ड, कैसे बना है न्यू सेल, इन्होंने ये चीज नहीं बताया। तो बट वही चीज़ है, इन्होंने तो बता दिया कि हर प्लांट और एनिमल का बॉडी जो है वो सेल से और सेल के प्रोडक्ट से बना हुआ है। लेकिन उन्होंने बट डिड नॉट एक्सप्लेन क्या हाउ न्यू सेल वर फॉर्म्ड, न्यू सेल कैसे बनते हैं या न्यू सेल जो बने हैं वो कैसे बने हैं, ये चीज़ इन्होंने नहीं बताया। ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम, इन्होंने इनके हिसाब से इनका कहना ये था कि जो न्यू सेल बनते हैं वो एबायोटिक मटेरियल से बनते हैं, यानी डी नेवो फॉर्म से बनते हैं। तो वही चीज़ें, अकॉर्डिंग टू हिम सेल्स आर फॉर्म्ड डी नेवो यानी फ्रॉम एबायोटिक मटेरियल, जो कि गलत था। इनके बाद एक साइंटिस्ट आए 1855 में,
मतलब इनके 16 साल बाद एक साइंटिस्ट आए, 16 साल नहीं, 16 साल, हाँ 16 साल बाद एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था रेडोल्फ विर्चो। बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं रेडोल्फ विर्चो। साइंटिस्ट साहब ने क्या बोला कि न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, और यही चीज इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट बताई और ये सारी दुनिया इस बात को कबूल की। जैसे कि कोई भी सेल बनेगा वो अपने पुराने सेल के डिवीजन से ही बनेगा, हमारा भी दिमाग इस बात को कबूल कर रहा है ना। तो उन्होंने क्या बोला, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, और एक टर्म उन्होंने दिया वो है ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब ये है कि हर एक नया सेल जो है वो अपने पुराने सेल से डिवीजन होने के बाद ही बनते हैं। समझ में आई बात। फिर उनके बाद जो इनका हाइपोथेसिस था उनमें इन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन किया, तो ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ श्लैडेन एंड श्वेन। श्लैडेन और श्वेन साहब की जो यहाँ पे बातें थी वो क्या थी, वो सही नहीं थी, तो फिर उन्होंने उसमें मॉडिफाइड किया और 2 लाइन उन्होंने बहुत प्यारी सी बोली। क्या बोला उन्होंने, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। नेक्स्ट लाइन बोला कि ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। समझ में आई बात। तो ये कुछ साइंटिस्ट के बारे में डिस्कवरी था, साइंटिस्ट के बारे में स्टडी थी, एक हिस्ट्रिकल पार्ट था। क्या क्या देख लिया 1 मिनट में और देख लीजिए। रॉबर्ट हुक वो 1665 में उन्होंने सेल का डिस्कवरी किया था, किसमें भाई, इन वेरी थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। समझ में आई बात, अंडर हिज माइक्रोस्कोप। इनकी बुक माइक्रोग्राफिया, और उन्होंने सेलुलर टर्म भी दिया था। फिर उनके बाद हटविंग इन्होंने सेल टर्म दिया था। फिर उनका सीपी श्वेन साहब फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी इनको कहा जाता है। एंटन लीवनहुक 1883 में इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल देखा था, जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, आरबीसी। समझ में आई बात, स्पर्म, इटीसी। इनको फादर ऑफ माइक्रोस्कोपिक भी कहा जाता है। रॉबर्ट ब्राउन की बात करें, इन्होंने न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था। और साइटोलॉजी, सेल बायोलॉजी, साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, और सेल बायोलॉजी स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, उसे हम सेल बायोलॉजी बोलते हैं। फिर उसके बाद व्हाट इज सेल, हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आइए श्लैडेन एंड श्वेन साइंटिस्ट, 1 साल पहले ये आए, 1 साल बाद ये आए, इन दोनों में है ना। यानी श्लैडेन 1838 में, इन्होंने, ये जर्मन बोटेनिस्ट हैं, इन्होंने प्लांट के ऊपर क्या किया था, स्टडी किया था, और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हर प्लांट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड के ऑफ सेल्स बने हुए हैं। और इन्होंने बोला कि यही सेल से आगे चल के अकोमुलेट होकर के क्या एक टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। फिर एक आए हमारे श्वेन साहब। श्वेन साहब ने क्या बोला कि ब्रिटिश थे, जूलॉजिस्ट थे। 1839 में जस्ट 1 साल बाद श्लैडेन के श्वेन साहब आए, और इन्होंने बोला कि स्टडी ऑफ डिफरेंट, इन्होंने क्या किया, स्टडी किया किस पर, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल सेल्स। समझ में आई बात। इन्होंने ये बताया कि भाई हर एनिमल सेल में हमने देखा कि एक आउटर कवरिंग है, आउटर लेयर है, जिसे उन्होंने बोला सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझ में आई बात। फिर उनके बाद इनको रहा नहीं गया, ये और किस पर, प्लांट टिश्यू पर भी डिस्कवरी किए। तो इनको दोनों में डिफरेंस क्या दिखा, प्लांट और एनिमल सेल में, कि प्लांट सेल के पास एक आउटर एक्स्ट्रा कवरिंग नहीं है, जिसे जो कि प्लांट में हमें दिखा है, यानी सेल वॉल। तो उन्होंने एक लाइन बोला कि सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट किंगडम, यानी प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट आज ये दोनों मिलकर के एक हाइपोथेसिस दिया था, यानी सेल थ्योरी इन्होंने दिया था। इन्होंने ये बोला था कि हर प्लांट और हर एनिमल्स का बॉडी जो है वो कंपोज्ड होता है सेल से और प्रोडक्ट ऑफ सेल से। बहुत अच्छा बोला इन्होंने, बट डिड नॉट एक्सप्लेन, इन्होंने ये नहीं बताया कि न्यू सेल, हाउ न्यू सेल वर फॉर्म्ड, कैसे बना है या न्यू सेल कैसे बनता है, इन्होंने ये चीज नहीं बताई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम, इनके हिसाब से ये होता था कि न्यू सेल जो बनता है वो डिनोवो फॉर्म से बनता है, मतलब अबायोटिक मटेरियल से बनता है। फिर इनके बाद आ गए 16 साल बाद एक साइंटिस्ट बहुत प्यारे, उनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। क्या नाम था, रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो 1855 में आए, और इन्होंने बोला कि हर नया सेल पुराने सेल से बनता है। प्री एग्जिस्टिंग वर्ड देखिए, प्री मतलब पहले, एग्जिस्टिंग मतलब जो प्रेजेंट है, जो पहले सेल प्रेजेंट था उसी के डिवीजन से एक नया सेल बना है। समझ में आई बात। उन्होंने एक टर्म बोला ओमनिस सेलुला ई सेलुला। फिर उन्होंने, जाहिर सी बात है कि ये बात तो इनकी सही नहीं थी कि भाई डिनोवो अबायोटिक मटेरियल से सेल बनता है। फिर उन्होंने उसमें कुछ उनके हाइपोथेसिस में मॉडिफिकेशन किया श्लैडेन और श्वेन के, और उन्होंने 2 लाइन बोली। एक था ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्म्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, और बोला ऑल लिविंग सेल्स या ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स।
समझ में आई बात। तो ये तो थी हमारे कुछ साइंटिस्ट के बारे में जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज हमें पढ़नी है ना, सारी चीज को एज इट इज हमें A to Z इसी तरीके से याद रखनी है, ठीक है। अब आइए हम लोग थोड़ा सा एक और चीज देख लेते हैं, क्या एन ओवरव्यू ऑफ, जो कि आपके एनसीईआरटी में है, तो हमें ये चीज देखनी है, एन ओवरव्यू ऑफ सेल। अब आइए ये चीजें हमारा दिमाग जो कह रहा है हम उस चीज को पढ़ेंगे, है ना। हमारे पास भी अपना दिमाग है यार, साइंटिस्ट नहीं है तो क्या हुआ। आइए हम जानते हैं कि एक सेल है, इस सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और एक सेल ऐसा है जिसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। तो जिसके अंदर न्यूक्लियस है और वो भी ट्रू न्यूक्लियस है, मतलब कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, तो उसको उन्होंने बोला यूकैरियोट। उसको हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोट। और जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसके पास नहीं है, उसको उन्होंने बोला प्रोकैरियोट। समझ में आई बात। अब आज ये एक चीज हम देखते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या होता है, सेल वॉल का अभी हम पढ़ चुके हैं। सेल वॉल जो होगा वो किसमें, सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाएगा, एनिमल सेल में नहीं पाया जाएगा। समझ में आई बात। नेक्स्ट यूकैरियोट के केस में, अच्छा न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा कुछ मैं बोलूं कि न्यूक्लियस क्या होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है क्या, क्रोमोसोम, और इस क्रोमोसोम में होता है क्या, डीएनए। इतनी चीजें तो पता है। तो न्यूक्लियस इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। क्या है ये, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। समझ में आई बात। एक चीज याद रखिएगा, जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड्स ऑर्गेनल्स होंगे, जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होंगे, वो सब के सब यूकैरियोट में पाए जाएंगे, प्रोकैरियोट में नहीं होते हैं। जैसे कुछ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स की मैं बात करूं, लाइक एज ए एग्जांपल मैं अगर बोलूं, क्या क्या हो जाएगा, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, मैं अगर गोल्जी बॉडी की बात करूं, मैं अगर कॉम्प्लेक्स गोल्जी माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं, मैं अगर वैक्यूल की बात करूं, मैं अगर लाइसोसोम की बात करूं, ईटीसी जितनी भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होंगे वो सब के सब यूकैरियोट में पाए जाते हैं। हम जानते हैं कि ये भाई यूकैरियोट के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक क्रोमोसोम प्रेजेंट है, इसके अंदर डीएनए है। इसके दो कंपार्टमेंट हैं, एक कंपार्टमेंट है साइटोप्लाज्म वाला, एक कंपार्टमेंट है न्यूक्लियस वाला, ठीक है। और प्रोकैरियोट के केस में एक ही कंपार्टमेंट होता है, और इसमें जेनेटिक मटेरियल जो प्रेजेंट होता है वो एक नेकेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। नेकेड फॉर्म में मतलब कि इसके पास कोई भी कवरिंग नहीं है, तो नेकेड डीएनए प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट। समझ में आई बात। अब एक चीज मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि हमारे पास जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं वो कौन कौन है। एक तो राइबोसोम है और दूसरा है सेंट्रियोल। समझ में आई बात। राइबोसोम जो होता है वो राइबोसोम दोनों में पाए जाते हैं, राइबोसोम प्रोकैरियोट में भी और यूकैरियोट में भी। समझ में आई बात। तो राइबोसोम है क्या, एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं होता, मतलब नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है ये, ठीक है। फिर सेंट्रियोल की बात करें तो बच्चों ये सेंट्रियोल जो होता है, ये सेंट्रियोल सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट में पाया जाता है, वो भी एनिमल सेल में पाया जाता है। जब सेल डिवीजन होता है तो ये हेल्प करता है सेल डिवीजन में, कौन, सेंट्रियोल। समझ में आई बात। तो ये तो थे हमारे कुछ एक ओवरव्यू, ठीक है। क्या क्या हमने देख लिया। सबसे पहले कि भाई दुनिया में दो टाइप के सेल हैं, एक ऐसा सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस है, एक ऐसा सेल जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी न्यूक्लियस नहीं है। आप एक लैंग्वेज और बोल सकते हो, जिस सेल के पास वेल डिफाइंड वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा उसे हम यूकैरियोट बोल रहे हैं, जिसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस नहीं होगा उसे हम प्रोकैरियोट बोल रहे हैं। तो यूकैरियोट के केस में दो कंपार्टमेंट हमें दिखता है, एक साइटोप्लाज्म और एक क्या बोलिए जरा,
न्यूक्लियस। अच्छा साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है ये भी आपके एनसीईआरटी में बोले जा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से कि साइटोप्लाज्म जो है वो कुछ भी नहीं है, वो क्या है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और ये मेन एरिना होता है, जितनी भी सेल के फंक्शन से होते हैं वो कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में, इसलिए इसको मेन एरिना भी बोला जाता है। समझ में आई बात। फिर उसके बाद हमने देखा भाई न्यूक्लियस जो है, जाहिर सी बात है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे इसके अंदर क्रोमोसोम होता है, उसके अंदर डीएनए है, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं। ऑल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन द यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोट में नहीं होगा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। क्लियर है। फिर मैंने बोला कि राइबोसोम जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है वो दोनों में होते हैं, किसमें, प्रोकैरियोट में भी और यूकैरियोट में भी। आप याद करेंगे जब आप 12th में पहुंचेंगे तो वहां पर जब आपको मैं ट्रांसलेशन वगैरह पढ़ाऊंगा तो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसका, राइबोसोम का। तो राइबोसोम जब वहां पे प्रोटीन बन रहा होता है तो वहां पे राइबोसोम ही वो सारा काम करवा रहा होता है, ठीक है। तो राइबोसोम यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में वहां पे करवा रहा होता है काम, क्या, प्रोटीन सिंथेसिस। खैर वो बात की बात है। फिर मैंने सेंट्रियोल की बात की, तो एक एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, ये भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, और ये सेल डिवाइज जब सेल डिवीजन करता है उस वक्त ये हेल्प करता है, ठीक है। तो इतनी चीजें हम लोगों ने इसके बारे में देखी है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं किसके बारे में, बोलिए जरा। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई सेल के पास जो होते हैं बहुत अलग अलग टाइप के साइज होते हैं उसके, और उसके बाद क्या होते हैं उसके पास अलग अलग टाइप के शेप्स होते हैं, है ना। तो वो चीजें हम लोग अब देख लेते हैं। तो मैं इसको थोड़ा रफ करूं अगर आपकी इजाजत हो तो। यस सर रफ कर दीजिए, तो नोट डाउन कर लें। छोटा सा हेडिंग डाल सकते हैं हम। वो छोटा सा हेडिंग क्या है कि भाई बोलो कि वेरियस टाइप्स ऑफ सेल साइज एंड शेप। पहले हम सेल साइज की बात करें, सेल साइज की बात करें। सेल साइज में हम लोग आ जाते हैं, इस दुनिया में एक ऐसा सेल है जो कि माइकोप्लाज्म की बात करूं तो माइकोप्लाज्म जो होता है हमारा पहला, सॉरी, माइकोप्लाज्म ये स्मॉलेस्ट सेल कहा जाता है। अगर आपसे कभी भी कोई भी नींद में भी आपसे पूछ ले कि स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड, तो आप बोल देंगे क्या, माइकोप्लाज्म। इसका लगभग जो लेंथ होता है वो 0.3 माइक्रोमीटर होता है। समझ में आई बात। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम आ जाते हैं, अगर आपसे लार्जेस्ट सेल बोला जाए, लार्जेस्ट सेल, तो वो हो जाता है ऑस्ट्रिच एग। क्या, ऑस्ट्रिच एग। उसके बाद अगर आपसे बैक्टीरिया के बारे में कहूं मैं, बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया का जो सेल का साइज है वो कितना है, वो है 3 to 5 माइक्रोमीटर। अगर मैं यहाँ पे लॉन्गेस्ट सेल की बात करूं, लॉन्गेस्ट सेल, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में फर्क है, लॉन्गेस्ट लंबा, लार्जेस्ट बड़ा। तो लॉन्गेस्ट सेल की अगर मैं बात करूं, गलत हो गया, लॉन्गेस्ट सेल की बात करूं तो वो है कौन, हमारा नर्व सेल। समझ में आई बात। अगर मैं ह्यूमन आरबीसी की बात करूं, क्या, ह्यूमन आरबीसी, ह्यूमन रेड ब्लड सेल की बात करूं, ह्यूमन आरबीसी की बात करूं तो इसका जो साइज होता है वो होता है 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। समझ में आई बात। क्या क्या हमने देख लिया साइज में। माइकोप्लाज्म एक स्मॉलेस्ट सेल है जिसका साइज कितना है लेंथ में, 0.3 माइक्रोमीटर।
लार्जेस्ट सेल हो जाएगा ऑस्ट्रिच एग, ठीक है। बैक्टीरिया का साइज कितना होता है 3 to 5 माइक्रोमीटर। लॉन्गेस्ट सेल क्या है नर्व सेल। और ह्यूमन आरबीसी जो है वो कितने है डायमीटर में 7 माइक्रोमीटर। क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं शेप की बात करूं, अगर मैं सेल शेप की बात करूं तो सेल शेप में आपको कैसा कैसा देखने को मिल सकता है बोलिए जरा। सेल शेप में आपको डिस्क लाइक भी देखने को मिल सकता है, डिस्क लाइक। और बोलिए कैसा देखने को मिल सकता है, क्यूबॉइडल भी देखने को मिल सकता है। और कैसा कैसा दिखता है बोलिए जरा, कॉलमनर दिखता है। और कैसा कैसा दिखता है बोलिए जरा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी आपको दिखता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और कैसा इरेगुलर भी दिख जाता है। और कैसा सर्कुलर भी दिखेगा आपको। और कैसा दिखेगा बोलिए जरा, अमीबॉयडल भी आपको दिख जाएगा, अमीबॉयड लाइक स्ट्रक्चर। अमीबॉयड मतलब अमीबा का कोई शेप नहीं होता ना वैसा, ठीक है। तो ये सब इस टाइप के आपको शेप आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर आप सारी चीज मैंने दिया हुआ है, तो यहाँ से आप एक बार एनालाइज कर सकते हैं कि कितने टाइप के सेल्स देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पर आइए पेज नंबर 127 पे आइए, पेज नंबर 127 पे। यहाँ पर फिगर 8.1 में आइए, डायग्राम शोविंग डिफरेंट शेप ऑफ द सेल। आप पहले में देखिए वहां पे रेड ब्लड सेल्स की बात करें तो राउंड शेप के और बाइकनकेव दिख रहे हैं आपको। फिर उसके बाद व्हाइट ब्लड सेल की बात करें तो अमीबॉयड शेप। और उसके बाद वहां पे कॉलमनर एपिथेलियल सेल की बात करें जो कि हम अभी पढ़ के आ चुके हैं, है ना, पिछला चैप्टर में, तो उसको लॉन्ग एंड नैरो लाइक स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है। फिर उसके बाद नर्व सेल देखिए ब्रांच्ड एंड लॉन्ग होता है ना। उसके बाद ट्रैकिड की बात करें तो इलोंगेटेड होता है। और मेसोफिल सेल्स की बात करें तो राउंड एंड ओवल होता है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं शेप में। और मैं तो थोड़ा सा रेफर ये करूँगा कि जब आप ये नोट्स बनाएंगे, नोट्स तो बना रहे हैं ना आप, हर एक चैप्टर का नोट्स बना रहे होंगे मुझे उम्मीद है। जब आप नोट्स बनाएंगे तो प्लीज़ वहाँ पे ये डायग्राम आप ज़रूर मेंशन करें। अगर आप चाहते हैं कि नहीं जब भी मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी मैं इससे ही पढ़ लूँगा, है ना, किससे, एनसीईआरटी से, तो ठीक है। अदरवाइज अगर आप नोट्स पर फुल्ली डिपेंड हैं तो ये चीज़ें वहाँ पर जो डायग्राम है उसको वहाँ पे आप देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको शेप भी पता चल जाएगा कि नर्व सेल का शेप कैसा होता है ना, आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का कैसा कैसा होता है। तो ये चीज़ आप वहाँ से पता कर लेंगे। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आज हमने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यानी इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द चैप्टर 8 कौन सा, सेल यानी यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में हमने डिस्कस किया है। हम अगले क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, है ना। जब तक के लिए बाय।